नमस्कार। द वायर के इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। और चर्चा में आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ नेता जेडीयू के केसी त्यागी जी, जो पिछले कुछ दो तीन हफ्तों में बहुत ही मीडिया में काफ़ी इनके बयान आ रहे हैं। और आज हम त्यागी जी से ये जो महागठबंधन है, ऑपोजिशन जो पार्टी जो एक साथ आई थी, खासकर बिहार में, जहाँ पे एक सबसे बड़ा पहला रेजिस्टेंस एनडीए को पेश किया गया था, और उसके बाद पिछले कुछ हफ्तों में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर जो तनाव महागठबंधन के बीच पार्टियों के बीच हुआ है, और ख़ासकर जेडीयू और कांग्रेस के बीच में, इन सब बातों के बारे में हमें त्यागी जी अगले कुछ 15-20 मिनट में हमें इसके बारे में बताएंगे। स्वागत है त्यागी जी हमारे द वायर के चर्चा में। तो बताइए, हो क्या रहा है? लोगों को थोड़ी सी निराशा हुई है, जो चाहते हैं जो इस देश में अच्छा ऑपोजिशन उभरे। थोड़ी सी जो राष्ट्रपति चुनाव को लेकर जो तनाव पैदा हुए हैं, और जिस तरह नीतीश जी ने अपने निजी तौर पे सपोर्ट किया है रामनाथ कोविंद जी के कैंडिडेचर का, और जिस तरह बाद में कांग्रेस ने अपने प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट को आगे किया, तो इन सब चीज़ों से आपको क्या लगता है कि महागठबंधन में कुछ परमानेंट डेंट आई है, या कि सुधार हो रहा है? क्योंकि अब हम सुनने में आ रहे हैं कि आप लोग कुछ चीज़ों को वापस पुराने फुटिंग में लाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए मीनू जी, अगर पूरे घटनाक्रम का मैं जिक्र करूंगा तो फिर उन पुरानी बातों की पुनरावृत्ति होगी जिसको अब हम दफना चुके हैं। ये सही है कि पिछले 1 महीने का घटनाक्रम विपक्षी एकता की सेहत के लिए अच्छा नहीं था, और हमारे कोविंद को समर्थन को डिस्प्रपोर्शनेटली रिप्रेजेंट किया गया। हम पहले दिन से ही विपक्षी एकता के पक्षधर नहीं थे बल्कि इसके पायनियर थे। जब सारे देश में घर वापसी, लव जिहाद, अखलाक, इनाम वापसी, ये सारा चला हुआ था, पूरे देश में अंधकार था, बीफ को लेके और सारी चीज़ें चली हुई थी। तब उस समय हमने बिहार में महागठबंधन बनाया था। नीतीश जी उसका चेहरा हुए, और हमने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भी बनाया था। लोकसभा चुनाव में 185 सीटों पर बीजेपी की बढ़त थी, जिसको हमने घटा करके 58 पे ला दिया। तो सबसे बड़ा सेटबैक ये बीजेपी के लिए था। हमने आसाम में भी इसी तरह का गठबंधन बनाने के लिए आसाम गण परिषद के अध्यक्ष, 2 बार वहाँ मुख्यमंत्री रहे प्रफुल्ल मोहंता को दिल्ली बुला करके कांग्रेस पार्टी के नेताओं से उनकी बातचीत कराई। यूडीएफ की बड़ी पार्टी, एक रीजनल आउटफिट है अजमल साहब की, उनको बुलाया, उनकी कांग्रेस नेतृत्व से बात कराई। मुझे अफसोस है कि वहाँ के मुख्यमंत्री ने दोनों से बात भी करने से मना कर दिया। और हाईली कम्युनलाइज्ड स्टेट है इस समय आसाम, और उसके जरिए ही वो नॉर्थ ईस्ट में पूरी गंदगी करना चाहते हैं। उस समय अगर एजीपी और यूडीएफ से गठबंधन हो गया होता तो आसाम में आज कांग्रेस पार्टी की सरकार होती। और जिस तरह का नॉर्थ ईस्ट का उन्होंने क्रिश्चियन मिशनरी के नाम पर या मुस्लिम माइग्रेट्स के नाम पर जो निंदा अभियान चलाया हुआ है, उससे भी राहत मिलती। हमें कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व से सिर्फ एक शिकायत है कि चुनौती जितनी बड़ी है उसको अंडर एस्टिमेट मत करो। ऐसा ही प्रयास उत्तर प्रदेश में हुआ। सपा और कांग्रेस का गठबंधन वोटों के अंकगणित के हिसाब से बहुत छोटा था। हम उम्मीद कर रहे थे कि वो इसमें अजीत सिंह के लोकदल को और जेडीयू को शामिल करके, और बहुत ही आदर्श स्थिति होती अगर बीएसपी भी इसमें शामिल होती। ये कोशिश हुई थी, ये सारी कोशिश हमारी तरफ से हुई, लेकिन सीटों के लालच में कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने उस समय ना लोकदल को कॉन्फिडेंस में लिया, ना हमें लिया, और इतनी बुरी हार हुई कि आज बीजेपी बाबरी मस्जिद के डिमोलिशन के बाद भी उतनी पीक पे नहीं थी जितनी पीक पे आज पहुंची। उनके पहाड़ जैसे आंकड़े देखते हैं तो आगे के लिए भी डर लगता है।
तो कांग्रेस पार्टी को बड़ी पार्टी होने के नाते, धर्मनिरपेक्षता की धरोहर पार्टी होने के नाते, हम भी कांग्रेस के खिलाफ काफ़ी लंबे समय तक संघर्ष करते रहे, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी से संघर्ष करना बीजेपी की मदद करने जैसा है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि वो लीड लें, और जो इस समय स्थिति है वो 1947 के आसपास जैसी है। तो आप कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ये जो इतना बड़ा चैलेंज है, जो डिवाइसिव पॉलिटिक्स के खिलाफ जो ऑपोजिशन को आज एक नए फोर्सेस खड़े करने हैं उसके खिलाफ, वो आप कांग्रेस पूरी तरह उसको समझ नहीं रही है। ये आपका लैक ऑफ इनिशिएटिव है या मिसमैनेजमेंट है। अब जैसे मैं बताता हूँ कि उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड, इन तीनों राज्यों में 118 प्लस सीटें हैं बीजेपी की। अगर बिहार में यही गठबंधन, इसमें सीपीआई सीपीएम को जोड़ लीजिए, एनसीपी को जोड़ लीजिए। झारखंड में मुकम्मल गठबंधन बन चुका है, जेवीएम, जेएमएम, जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस। उत्तर प्रदेश में सपा, बसपा, कांग्रेस, लोकदल और जेडीयू और छोटे छोटे आउटफिट उनको मिला करके और जॉइंट कैंपेन चलाया जाए तो 118 जो जीती हुई सीटें हैं इनको आप 20-25 पे ला सकते हैं, और इन्हीं तीनों राज्यों से बीजेपी की बढ़त रुक सकती है। तो आप ये बताएं त्यागी जी, मैं वापस ये राष्ट्रपति के चुनाव के मुद्दे पे आ रहा हूँ। आपने एक इंटरव्यू में बोला है जो मुझे पढ़ के मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ उससे कि आपने कहा कि 3 जून को जबकि बीजेपी के नेता केवल रामनाथ कोविंद का नाम भी नहीं आया था और केवल लीडरों से मिल रहे थे, सब लीडरों से सपोर्ट के लिए, अपने कैंडिडेट के लिए नाम नहीं आया था उनका, और आपने कहा कि उस वक़्त गोपाल गांधी जी का कैंडिडेचर ऑपोजिशन के कैंडिडेट, एक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के तौर पे नीतीश जी के सामने रखा गया, उन्होंने हाँ कर दी उसको, और ये सीताराम येचुरी ने रखा था। तो ये अगर सब मान जाते तो ये अच्छा होता कि एक ऑपोजिशन सारे एकजुट होकर एक कैंडिडेट के पीछे खड़े होते और ये रामनाथ कोविंद के पहले अनाउंस हो जाता और आप प्रीएम्प्ट भी कर देते बीजेपी को। देखिए, प्रारंभिक चर्चा में एनसीपी, लेफ्ट, टीएमसी, जेडीयू, जेडीएस, कांग्रेस, बीएसपी सब इस राय की थी कि किसी पार्टी का उम्मीदवार ना हो, और पर्टिकुलरली कांग्रेस का ना हो, कोई सिविल सोसाइटी, और सिविल सोसाइटी के किसी नामी ग्रामी आदमी को चुनाव लड़ाया जाए। और मुझे आपके चैनल पे कहते हुए मैं को छिपाना नहीं चाहता, गोपाल कृष्ण गांधी के नाम पर अधिकांश दल तैयार थे, कांग्रेस तैयार नहीं हुआ। हाँ, मैं 3 जून को हम सब लोग चेन्नई में थे, हाँ, वो करुणानिधि के जन्मदिन पर, और अपनी सीट बदल करके सीताराम जी आए नीतीश कुमार जी के पास, और गोपाल कृष्ण गांधी के नाम का जब उन्होंने जिक्र किया, नीतीश कुमार जी ने हाँ कर दी। उसके बाद फिर 15 दिन तक कोई चर्चा किसी तरह की नहीं हुई, और कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने किसी स्टेज पर मीरा कुमार जी या किसी दलित को राष्ट्रपति बनाना है इस तरह की चर्चा भी नहीं की। मैं ऑन रिकॉर्ड आपसे कहना चाहता हूं, अगर गोपाल कृष्ण गांधी के नाम की घोषणा हो गई होती तो आपने बीजेपी को प्रीएम्प्ट कर दिया होता, उसको भी कर दिया होता। उस दिन शिवसेना भी आपके साथ थी। अच्छा। और नॉन कांग्रेस कैंडिडेट है, बीजेडी को भी हम अपने साथ ला सकते थे, तो हो सकता कोई मिरेकल हो जाता। अच्छा। तो ये जो गठबंधन में तालमेल की कमी रही, तो आप कह रहे हैं अगर वो हो जाता तो ये नौबत ही नहीं आती कि नीतीश जी को आप एक नहीं आती, पर्सनल नहीं आती, निजी तौर पे रामनाथ कोविंद को सपोर्ट करने। रामनाथ कोविंद का नाम वैसे नीतीश कुमार जी के लिए एक ऐसा नाम था, अब हमारे कई वामपंथी मित्रों ने बताया है कि उनका संघ से जुड़ाव रहा है, तो वो तोगड़िया नहीं, वो योगी आदित्यनाथ भी नहीं, वो विनय कटियार भी नहीं, वो ऋतुम्बरा भी नहीं है, वो कुछ साध्वी भी नहीं है। और 2-2.5 साल का उनका कार्यकाल बहुत निष्ठाकार, कॉन्स्टिट्यूशनल जो पोजीशन है उसके सेफ गार्ड करा। एक दिन भी उन्होंने बिहार सरकार के लिए कोई अनकंफर्टेबल सिचुएशन इनवाइट नहीं की, जैसी आज दिल्ली में हो रही है, पुडुचेरी में हो रही है, पश्चिमी बंगाल में जो केशवनाथ त्रिपाठी जी कर रहे हैं, त्रिपुरा के जो गवर्नर कर रहे हैं तथागत रॉय, और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के साथ
राम नाईक ने किया। इसलिए जब उनका नाम आया तो नीतीश जी ने बहुत विनम्रता के साथ सोनिया जी को, लालू जी को, सीताराम को, तीनों को अपनी उस अनकंफर्टेबल सिचुएशन से अवगत कराया कि मेरे लिए इनका विरोध करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, तो आप ये बिल्कुल फर्मली कहते हैं कि ये एक वन ऑफ सिचुएशन है नीतीश जी के लिए, आइसोलेटेड इंसिडेंट है और इस पे कोई आइडियोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन देने की जरूरत नहीं है? कोई जरूरत नहीं है। और हमारे मित्रों ने जो गलत समझा, जिस तरह का निंदा अभियान नीतीश कुमार जी के खिलाफ चलाया, जिस तरह से बीजेपी ने इसको एंजॉय किया और हमने एंजॉय होने दिया, वो भी बहुत गलत स्थिति थी। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ये वन टाइम अफेयर था और हम अपोजिशन की यूनिटी के साथ हैं और नियर फ्यूचर में उपराष्ट्रपति के चुनाव से लेकर के जितने भी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम चलेंगे, जेडीयू उसका हिस्सा होगा। इतना मैं ज़रूर आपसे कहना चाहता हूँ कि गुलाम नबी आज़ाद साहब को, वो पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, लीडर ऑफ द अपोजिशन है, उन्हें छेड़ना नहीं चाहिए ऐसे सवालों को कि जिन लोगों की कई विचारधाराएं होती हैं, वो कई तरह के फैसले करते हैं। फ्लेक्सिबल आइडियोलॉजी बताया नीतीश जी का। तो भाई वो तो फिर मैं कांग्रेस के बारे में अगर बोलना शुरू करूंगा तो कई दिन लग जाएंगे, लेकिन मैं उस अप्रिय बातचीत का हिस्सा नहीं बनना चाहता। नीतीश कुमार आज़ादी के बाद जो पीढ़ी जवान हुई है उसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। केंद्र सरकार में आधा दर्जन मंत्रालय उसने संभाले हैं, 12 साल से मुख्यमंत्री है। एक चार आने के चाय पीने तक का वो आदमी गुनहगार नहीं है जितनी ईमानदारी के साथ, सादगी के साथ, और बल्कि नरेंद्र मोदी के सामने गुड गवर्नेंस के लिए और बिहार के विकास के लिए पल पल कंसर्न रहने वाले व्यक्ति के रूप में ईमानदारी से अगर किसी आदमी ने काम किया है तो मोदी के मुकाबले में लोगों की निगाह टिकती है तो नीतीश कुमार पर आके टिकती है। तो त्यागी जी, आप ये बात बिल्कुल बिना हिचक के ये बात कहेंगे कि नीतीश कुमार जी या जेडीयू आपकी पार्टी, ये आपने इंटरव्यू में भी कहा आपने कि जो 3 बड़े मुद्दे थे जिसकी वजह से आपने बीजेपी से रिश्ता तोड़ा, वो है राम मंदिर का मुद्दा, यूनिफॉर्म सिविल कोड और कश्मीर को लेकर आर्टिकल 370। अब ये तीनों मुद्दे एक तरह या दूसरी तरीके से यूपी के भी मैनिफेस्टो में आ गई और बीजेपी के मैनिफेस्टो में भी है। तो आप ये दावे से कह सकते हैं कि आगे जाके कभी ऐसी स्थिति पैदा हो ही नहीं सकती कि आप बीजेपी का सपोर्ट लें अपनी सरकार को। हमने एनडीए क्यों छोड़ा? बिहार में अपनी सरकार चलाने के लिए कभी सपोर्ट नहीं रेणु जी, हमने एनडीए क्यों छोड़ा? इसी वजह से छोड़ा। ये 3 मुख्य कारण थे। अब मैं फिर आपसे कहना चाहता हूं डिवाइसिव पॉलिटिक्स के खिलाफ कि आर्टिकल 370 को न सिर्फ खराब किया बल्कि उसको लेकर के देश में विदेश में शासक दल ने घृणित माहौल बनाया हुआ है और कश्मीर की समस्या का ऐसा विकृत रूप कभी नहीं था जैसा एनडीए के शासनकाल में। बिल्कुल, जो लोग 3 साल में हुआ है। हाँ, पिछले 3 साल में लॉ कमीशन के चेयरमैन डॉक्टर BS चौहान ने सारे मुख्यमंत्रियों को, पार्टी अध्यक्षों को चिट्ठी लिख करके 3 तलाक पे उनकी राय मानी है। हमारा मानना है ये माइनॉरिटी के लोगों पर यूनिफॉर्म सिविल कोड थोपने जैसा है और ऐसा विषाक्त वातावरण 3 तलाक को लेकर किया गया है जैसा कभी नहीं था। तीसरा सवाल राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का है। इस पर अटल बिहारी वाजपेयी ने इन तीनों सवालों पर जॉर्ज फर्नांडिस के साथ साइन किए हुए हैं कि हम इन सवालों को नहीं उठाएंगे। मैं उनकी विचारधारा का समर्थक नहीं, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी के शासन काल में ये सवाल इस तरह से नहीं उठे थे जैसे मोदी जी के समय में उठे। इसलिए छोड़ते हुए हमने ये भी कहा था कि जो नया नेतृत्व है वो इन सवालों की कदर नहीं करेगा। चूंकि गोधरा के मैसेकर के बाद और कंधमाल की घटनाओं के बाद इस नए नेतृत्व के प्रति हमारे विचार बदल गए थे और हमने जानबूझ करके अपनी मर्जी से उस गठबंधन को छोड़ा नहीं है, उसको लात लगाई है कि हम नहीं इसको मानते हैं। अच्छा, वो सारे सवाल तो अब पहले से भी ज्यादा विकृत हो गई। हाँ, तो अब तो बिल्कुल राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद को वो कहते नहीं है कि अदालत तय करेगी। और
आदित्यनाथ के आने के बाद तो और भी लोग टेम्पल की बात, इसलिए वापस जाने का वेणु जी कहाँ प्रश्न उठता है? बिल्कुल नहीं उठता। तो ये बिल्कुल, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हम इसी गठबंधन में रहेंगे, इसी विपक्ष में रहेंगे, और कांग्रेस पार्टी को से हमारा आर्थिक नीतियों पे जरूर बदलने का है, क्योंकि जो नियो लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं ये कांग्रेस की और बीजेपी की एक है। टू मच प्राइवेटाइजेशन, टू मच ग्लोबलाइजेशन, टू मच विदेशी पूंजी का आगमन, और ये पीपीपी मॉडल, ये देश का जो इकोनॉमी है उसका जो ह्यूमन फेस है इसमें समाप्त हो रहा है। लेबर लॉज इस तरह के लाए जा रहे हैं कि अब किसी को यूनियन बनाने की इजाज़त नहीं होगी। लेबर लॉज इस तरह के लिए जाए, 50 आदमी से ज़्यादा के आसपास की जिसकी कंपनी है, फैक्ट्री है, बगैर वो इंस्पेक्टर को बताए समाप्त कर चुका है, कर सकता है। इसी तरह से किसानों के मामले को लेकर के एमएसपी प्लस 50% का तय हुआ था। आज रूरल डिस्ट्रेस की हालत ये है, 3.5 लाख से ज़्यादा लोगों ने आत्महत्या की, हर किसान कर्जे में है। तो ऐसी स्थिति में बजाय नीतीश कुमार या जेडीयू को गाली देने के, मंदसौर के बाद यह आंदोलन बंद हो गया। विपक्षी दलों की एक ऐतिहासिक और महती जिम्मेदारी थी, बिल्कुल उनको इसको और आगे चलाना चाहिए था। तो आप कल जैसे नीतीश कुमार जी ने कल एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही, 2 बातें कही उन्होंने कहा कि एक आर्टिफिशियल गठबंधन से कोई फायदा नहीं होगा, और एक आर्टिफिशियल तरीके से किसी एक लीडर को ऊपर खड़ा करने का भी कोई फायदा नहीं है। उन्होंने कहा कि इशू बेस्ड एक अलग नैरेटिव बनना चाहिए जो एनडीए से बिल्कुल अलग हटके हो, जो डिवाइसिव ना हो, किसानों के हित में हो, छोटे व्यापारों के हित में हो, और जैसे आपने कहा नियो लिबरल ना हो, एक किस्म से एक अपनी ज़मीन से जुड़ा हुआ जो आर्थिक पॉलिसी हो। तो ये इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये आप जब ऑपोजिशन पार्टीज आप मिलते हैं तो इन सब चीज़ों पे डिस्कशन होता है, या केवल प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होता है तब प्रेसिडेंशियल आप मिलते हो? वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होगा, उसमें खींचातानी होगी। नहीं, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन विपक्षी एकता का एकमात्र पॉइंट नहीं हो सकता। हालांकि सीताराम येचुरी ने बोला कि ये पॉलिटिकल है, ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। नहीं, पहले कभी नहीं थे। प्रोफेसर हिरेन मुखर्जी कट्टर कम्युनिस्ट थे, अटल बिहारी वाजपेयी ने उनके नाम का पर्चा भरा था। त्रिदीप चौधरी नॉन मार्क्सिस्ट थे, जनसंघ और स्वतंत्र पार्टी ने उनका पर्चा भरा था। तो मैं नहीं मानता। हाँ, आज एक परिस्थिति में जरूर फर्क आया है, संविधान पहली बार संकट में। मोहन भागवत जो संघ प्रमुख हैं वो इसको रिव्यू करने की, वो भी नॉन पॉलिटिकल संस्था के द्वारा रिकमेंडेशन कर चुके हैं बिहार चुनाव में। जो संघ के बौद्धिक प्रमुख हैं वो आरक्षण की जो व्यवस्था है इस पर पुनर्विचार किया जाए, इसकी राय रख चुके हैं। तो संविधान, और तीसरा एनडीए ने एक बार पहले एक कमीशन बिठाई है रिव्यू किया जस्टिस कॉन्स्टिट्यूशन को रिव्यू करने की, और वो भी अभी ठंडे बस्ते में, मगर वो कभी भी आगे आ सकता है। और अब संविधान का जो मूल प्रेम्बल है वो चाहते हैं कि ये धर्मनिरपेक्ष भी ना हो, इसमें समाजवाद भी हटे, और जो राइट टू लिव है उस पर भी उन्होंने क्वेश्चन मार्क लगा दिए। हमारा संविधान सभी धर्मों को अपने अपने धर्मों का पालन करने, खान पान, उठ बैठ, पूजा की, उपासना की इजाज़त देता है। जो नया नेतृत्व है बीजेपी का वो इस पर रोक लगाना चाहता है। इसलिए ये मैं आपसे एग्री करता हूँ, इस समय संविधान पर सबसे बड़ा संकट है, और संविधान प्रमुख ही अगर अच्छा आदमी नहीं होगा तो कैसे बचाने का हम काम करेंगे। इसलिए कोविंद जी को हमने सार्वजनिक तौर पर भी उनसे आग्रह किया है। डॉक्टर अंबेडकर की 125वीं जन्मशती हम मना रहे हैं, वो संविधान के निर्माता हैं, इसलिए उनके किसी समर्थक राष्ट्रपति के द्वारा ऐसी नौबत नहीं आना चाहिए कि डॉक्टर अंबेडकर की आत्मा को भी कष्ट हो। तो आपकी बातों से मैं ये अनुमान लगा रहा हूँ कि बिल्कुल फंडामेंटल इश्यूज पे आपकी पार्टी और नीतीश कुमार जी बिल्कुल एनडीए और इस बीजेपी की, आपने बताया इस पीढ़ी की जो नेतृत्व है उनके विचारों से बिल्कुल अलग है। नहीं, हम जो कोर इश्यूज हैं
देखिए, किसी को कपड़े क्या पहनने, खाना क्या पहनना पॉलिटिकल पार्टीज में, बेसिक इशू वो आचार संहिता नहीं होती है। जैसे मान लिया डिमोनेटाइजेशन एक इकोनॉमिक इशू है। नीतीश कुमार का समाजवादियों का ऐसा मानना है कि काले धन की समाप्ति की दिशा में एक कदम है। पर नीतीश जी ने भी डिमोनेटाइजेशन पे ये बोला था कि जिस तरह हुआ, हाँ, उससे उन्होंने उसको समर्थन नहीं दिया। अच्छा, व्हाट अबाउट द न्यू लिबरल पॉलिसीज? आप मुझे बताइए कि चिदम्बरम साहब में और जेटली साहब में क्या फर्क है ड्रेस कोड के अलावा? एक लुंगी पहनता है, एक सफारी सूट पहनता, बाकी इकोनॉमिक पॉलिसी एक है। मैं आधा, हालांकि कांग्रेस जब अपोजिशन में आती है तो सोशलिज्म की बात करती है ज्यादा, नहीं, जब पावर में आती तो बदल जाती ना। सोशलिज्म तो उनके फ्रेमवर्क से बाहर हो गया। मनमोहन सिंह इकोनॉमिक्स, चिदम्बरम इकोनॉमिक्स में। आपकी जानकारी के लिए ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, मैंने संसद में सवाल उठाया था, पीजे नाइक की अध्यक्षता में मनमोहन सिंह जी ने एक कमेटी बनाई थी जो बैंकों के फंक्शनिंग को रिव्यू करते हुए डी नेशनलाइजेशन की डिमांड करने के लिए बनाई गई थी। तो सोशलिज्म कहाँ रहा? जितना डिसइन्वेस्टमेंट यूपीए 1-2 के टाइम पर हुआ, उतना तो आज भी नहीं हो रहा। जितना फॉरेन कैपिटल यहाँ पर आया यूपीए 1 के टाइम में, उतना यूपीए 2 में आया, जितना वैसे ही आजकल ये कर रहे हैं। और इजराइल को मान्यता देने वाली कांग्रेस पार्टी है। जवाहरलाल नेहरू 92 में जो दिया था, हाँ, जवाहरलाल नेहरू देश के पहले नॉन अरब प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने फिलिस्तीन को मान्यता दी थी। और नरसिंह राव 1982 में, 1992 में, माफी चाहता हूं, पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अरबों खरबों के सौदे डिफेंस के। आपकी जानकारी के लिए इजराइल के डिफेंस प्रोडक्शन का 40% हिंदुस्तान में आता है। अच्छा त्यागी जी, आप एक बड़ा आर्थिक विषय है डिमोनेटाइजेशन को लेके। ये कई लोग कह रहे हैं जो अपनी इंडिजिनस इकोनॉमी को बूस्ट देना चाहते हैं, वो कह रहे हैं कि डिमोनेटाइजेशन से एक बड़ा, और डिजिटाइजेशन से एक इनफॉर्मल इकोनॉमी को, जो हिंदुस्तान का एक बेस होता था, छोटे व्यापारी, उसको बड़ी चोट पहुंची। और ये बड़े व्यापारियों को और बड़े मल्टीनेशनल कंपनियों को फायदा होगा इससे। और ये सभी काफ़ी लोग कह रहे हैं। और ये स्वदेशी जागरण मंच, जो कि संघ परिवार का हिस्सा है, उन्होंने भी एक बयान जारी किया कि इससे बड़े उद्योगों को ज़्यादा फायदा होगा। इसमें आपका क्या विचार है? उसमें नीतीश जी का ये कहना था कि जैसे जिस दिन डिमोनेटाइजेशन हुआ है, आज से 1000 के और 500 के नहीं, 1000 के 500 के नोट समाप्त किए जाते हैं। गरीब आदमी को उस दिन क्या नुकसान होना था? अपोजिशन ने 48 घंटे का टाइम भी नहीं दिया, देखते। और मेरा ये मानना है कि जिस इफेक्टिव तरीके से इसका इम्प्लीमेंटेशन होना था, नहीं हो पाया। जो खुदरा व्यापारी है, जो ठेली पटरी वाला है, इवन जो छोटा किसान है, जो छोटा दुकानदार है गांव में, उसका धंधा इससे चौपट हुआ, इसमें दो राय नहीं। और ये कोई अकेले बेनामी संपत्ति कितनी है? आपने विदेशों से काला धन लाने के लिए कहा था, कुछ आपने उसमें नहीं किया, तो उसको थोड़े दिन वॉच भी तो हमें करना चाहिए ना। तो अभी आपने वॉच किया, तो आपका अभी क्या? नहीं, हमारा ये है कि जैसा सार्थक तरीके से किया जाना चाहिए था वो नहीं हुआ, और इससे बेरोजगारी भी बढ़ी, और छोटे मोटे जो दुकानदार कर्मचारी हैं उनको भी नुकसान हुआ। लेकिन इसके लिए समय देंगे, परिस्थितियों का आंकलन करेंगे, तभी आप कहते हुए अच्छे लगेंगे। जिस पार्टी ने डिमोनेटाइजेशन के 5 मिनट बाद बयान जारी किया कि ये जन विरोधी है, तो उस दिन तो कुछ हुआ ही नहीं था जो जन विरोधी है। उतना तो समय कम से कम आपको साइंटिफिक तरीके से। और आप जीएसटी को भी समय देंगे इसी तरह, क्योंकि जीएसटी में खाली बिहार के मामले में मैं चूंकि उस कमेटी का मेंबर रहा हूं, और आप जानते हैं बिहार को फायदा होगा क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग स्टेट नहीं, कंज्यूमिंग स्टेट है, वो कंज्यूमर स्टेट है। तो उसको कई हजार करोड़ का सालों के रेवेन्यू कलेक्शंस में फायदा होगा। जहां तक महाराष्ट्र का है, जहां तक गुजरात का है, जहां तक पश्चिमी बंगाल का और तमिलनाडु का इंडस्ट्रियल स्टेट के मामले हैं, उनको बैठ करके सुलझाना चाहिए। और 20 लाख तक की आमदनी वाले लोगों पे तो कोई टैक्स ही नहीं। बिल्कुल। जो बड़े लोगों पे लग रहा है उसमें जिन छोटी मोटी चीजों पे विवाद है, लेकिन व्यापारियों का एक बड़ा हिस्सा भी इसमें शामिल हो गया है, मांग करने के लिए, छूट देने के लिए। तो छोटे व्यापारी की आड़ में बड़े व्यापारी राहत मांगे, और हमने उतने भर के लिए सपोर्ट किया है। बाकी मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट आया। जेडीयू पहली पार्टी थी, बिहार पहली सरकार थी,
जिसने उसका विरोध किया, एक देश में सरकार नहीं थी जिसने उसको विरोध किया। उसके बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड वाला आया, नीतीश कुमार ने एज चीफ मिनिस्टर, नीतीश कुमार ने एज जेडीयू प्रेसिडेंट, नीतीश कुमार ने अपनी कैबिनेट के जरिए प्रस्ताव पास कराया कि समाज के सभी वर्गों को कॉन्फिडेंस में लेकर के इस पर बहस चलानी चाहिए, ये माइनॉरिटीज के खिलाफ एक साजिश है। तो जो कोर इश्यूज हैं सेकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी के, हम लेफ्ट के भी साथ हैं, कांग्रेस के भी साथ हैं, सब पार्टियों के साथ। कहने का मतलब आप बिल्कुल साफ ये बोल रहे हैं कि जब तक ये 3 डिवाइसिव मुद्दे हैं, राम टेम्पल, यूनिफॉर्म सिविल कोड और आर्टिकल 370, बीजेपी आगे रखेगी, फॉर्मली मैनिफेस्टो में रखेगी, तब तक आपका उनके साथ काम करने का कभी बिल्कुल कोई भी चांस नहीं बनता आगे जाके। अगर वेणु जी कहें तो हम लिख के देने को तैयार हैं। अच्छा, दूसरी बात फाइनली मैं आपसे कहना चाहता हूँ, नीतीश जी ने बिहार इलेक्शन के बाद, उससे पहले भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये कही कि जो लोहिया जी, राम मनोहर लोहिया जी, जो एंटी कांग्रेसिज्म कहा करते थे जो 60s 70s में, वो आजकल खत्म हो गया क्योंकि कांग्रेस खुद ही बहुत वीक हो गई है। उन्होंने ये भी बोला कि अब आज अगर लोहिया जी जिंदा होते तो वो निशाना बीजेपी पे लगाते, और एंटी कांग्रेसिज्म एक तरह से आज एक एंटी बीजेपीइज्म हो गया, क्योंकि जो थ्रेट कांग्रेस पोज करता था, अथॉरिटेरियन थ्रेट 70s में, वो आज बीजेपी पोज कर रहा है। ये एक आपका एक ठोस विचार है इस पार्टी का और देखिए कांग्रेस पार्टी का, और जो लोहिया सोशलिस्ट हैं, पीएसपी, एसएसपी जो भी हैं, नरेंद्र देव, लोहिया, जयप्रकाश, इनका उद्गम एक है, वो है गांधीयन फिलोसफी। अच्छा, उसमें थे तो ये कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी में सब नेहरू जी इनके उस्ताद थे सब, जो सीएसपी बनी। ये तो प्रेशर ग्रुप कांग्रेस के अंदर हुआ बना था। देखिए उसमें जवाहरलाल जी को उसका आशीर्वाद प्राप्त था, और जवाहरलाल जी के मना करने के बाद ये सारे वरिष्ठ नेता बाहर आए। अगर ये कांग्रेस में रहे होते तो कांग्रेस का रेडिकलाइजेशन भी होता। ये बाहर इसलिए आया क्योंकि उस वक्त ये कांग्रेस को उतना रेडिकल नहीं मानते थे। ये कहते थे कंजर्वेटिव ने नहीं। जवाहरलाल नेहरू जी का जो नामित उम्मीदवार था आचार्य कृपलानी, वो राइट विंगर्स जो थे उनसे चुनाव हार गया था, टंडन जी से, और सारे राज्यों में राइट विंगर फ्यूडल कांग्रेसमैन जो थे वो पार्टी कमान संभाले हुए थे। तो आज लोहिया जी बीजेपी को किस तरह जो आपका मूल सवाल है, तो डॉक्टर लोहिया ने उस कांग्रेस को जिसका कश्मीर से कन्याकुमारी तक राज था, उसका आधिपत्य तोड़ने के लिए, उसकी मोनोपोली तोड़ने के लिए कांग्रेस हटाओ का नारा दिया था, नॉन कांग्रेसिज्म। और 67 में 9 राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकार बनी, फिर 77 में बनी, फिर 97 में बनी। लेकिन आज गैर कांग्रेसवाद मर चुका है, दफनाया जा चुका है। जो गैर कांग्रेसवाद की राजनीति करना चाहते हैं वो बीजेपी के साथ है। आज नॉन बीजेपीइज्म का दिन है। बीजेपी कांग्रेस युक्त हो गया, कांग्रेस मुक्त नहीं हुआ है। भाई अब देखिए ना, प्रदेश के हमारे पहले मुख्यमंत्री थे यूपी के, पंडित गोविंद बल्लभ पंत, उनका बेटा देश का रक्षा मंत्री रहा, वो बीजेपी में चला गया। हमारे बहुत प्रोग्रेसिव लीडर थे यूपी के, हेमवती नंदन बहुगुणा, वो यूपी के मुख्यमंत्री रहे और कभी प्रधानमंत्री जैसे लगते थे, उनका बेटा बेटी कांग्रेस में चले गए। तो आधी तो कांग्रेस बीजेपी में जा चुकी है। तो एक तरह से बीजेपी का कांग्रेसीकरण हो गया है। अच्छा हो जाए, हाँ? उसको फिर मारने में हमें आसानी होगी। अच्छा। तो आप ये कहेंगे कि आज लोहिया अगर जिंदा होते तो ये आप जैसे आपने एक्सप्लेन किया उसी तरह देखते पॉलिटिक्स को? नहीं, वो देखिए अब कांग्रेस पार्टी, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि मोदी जी भी बार बार लोहिया और जयप्रकाश नारायण को इसीलिए कि लोहिया जी गैर कांग्रेसवाद के बड़े प्रबल समर्थक थे, लेकिन वो सांप्रदायिकता के भी खिलाफ थे। बिल्कुल। तो आज जिस तरह से सांप्रदायिकता की बढ़त हुई है, आज जिस तरह से संघवाद पे हमला हुआ है, आज जिस तरह से माइनॉरिटी, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज पर प्रहार किए जा रहे हैं, आदमी की पहचान देख करके अजान तक पे प्रतिबंध है, खाने तक पे प्रतिबंध है, कपड़ों की पोशाक तक पे प्रतिबंध है। लोहिया अगर होते तो भाजपा के विरुद्ध ऐसा ही व्यापक मोर्चा बनाते जैसा उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ बनाया था। बस मैं यही आपसे सुनना चाहता था। धन्यवाद त्यागी जी हमसे बात करने के लिए, और आगे फिर आपसे चर्चा करते रहेंगे। धन्यवाद।